हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के वीडियो लेक्चर के अंतर्गत चैप्टर सेकेंड एसिड बेस और साल्ट क्लास 10th का सेकेंड वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम आज केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि जब अम्ल को किसी धातु के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो क्या होगा, अम्ल को क्षार के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो आई चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने फर्स्ट यहाँ लिख दिया है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स, मतलब धातुओं के साथ अम्ल की अभिक्रिया। याद रखिएगा कि जब किसी धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। मतलब मेटल, जब मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनाता है, साल्ट का निर्माण करता है, मतलब लवण का निर्माण करता है और हाइड्रोजन जो गैस है वह बाहर निकल जाती है। हम हिंदी और दोनों इंग्लिश में भी हमने लिख दिया है इस चीज़ को। बस इतना याद रखिएगा कि जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस का निकलना होगा। ठीक है, देखिए इसको आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम HCl की बात करें या सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें या नाइट्रिक एसिड की बात करें, जब उसमें अगर हम मेटल रखेंगे, जब मान लीजिए हमने जिंक के टुकड़े को रखेंगे तो क्या होगा, देखिएगा जब एक बीकर में, कांच के बर्तन में जब हम क्या करते हैं, एसिड लेते हैं और उसमें हम जिंक के टुकड़ों को डालते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है, उसमें रिएक्शन होता है और जिंक के टुकड़े के ऊपर बुलबुले का निर्माण होता है। ठीक है, और वो धीरे धीरे जिंक का टुकड़ा गायब हो जाता है, गल जाता है। ठीक है, और उस बीकर के ऊपर जो निकास नली होता है उस पाइप के माध्यम से गैस के बुलबुले बाहर निकलता है। वो गैस जो होता है वो हाइड्रोजन गैस होता है। अगर हाइड्रोजन गैस के संपर्क में अगर हम जलते हुई मोमबत्ती को लेकर रखेंगे तो वो क्या होगा, पटपट की तरह आवाज़ करेगा। मतलब वह समझेंगे क्या, वह एक प्रकार का हाइड्रोजन गैस ही है। ठीक है, चलिए तो अभी एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए जिंक क्या है, एक मेटल है। इस मेटल को हम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये जब तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड का निर्माण करेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, मुक्त हो जाएगा। यहाँ जिंक क्या है, एक अभी ठोस अवस्था में, क्या है, ठोस अवस्था मतलब सॉलिड स्टेट में है। और ये जो HCl जो होगा लिक्विड होगा। ठीक है, जब इसको हम रिएक्शन कराएंगे तो जिंक क्लोराइड का निर्माण करेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम बात करते हैं कि अगर हम जिंक को हम तनु सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब क्या, एसिड अगर के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जो अम्लों का राजा होता है, तो ये क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट का निर्माण करेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है, यह अभिक्रिया कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ जो ये जो जिंक देख रहे हैं और ये H2 मतलब हाइड्रोजन देख रहे हैं, ये इसके स्थान को गायब कर देता है। मतलब क्या, जिंक जो है वह हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करता है, यहाँ से हटाता है, भगा देता है और सल्फेट के साथ जुड़ जाता है। तब जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। उसी तरह क्या देख रहे हैं कि जिंक जो है यहाँ हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देता है, मतलब हाइड्रोजन निकाल देता है और Cl के साथ जुड़ जाता है, तो जिंक क्लोराइड बन गया। अब इसको थोड़ा सा संतुलित कर दीजिए तो हो गया। ठीक है, हाँ, तो अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ जिंक जो है वह मोर रिएक्टिव होता है। याद रखिएगा, जो पावरफुल होगा, जो मेटल पावरफुल होगा वह कमज़ोर वाले को क्या करेगा, वहाँ से भगा देगा। ठीक है, मतलब जो केमिस्ट्री की भाषा में अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे, जिंक जो है मोर रिएक्टिव है, मतलब यह अधिक अभिक्रियाशील धातु है, मतलब यह अधिक अभिक्रियाशील, मतलब अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, तो जो अधिक अभिक्रियाशील होगा, मतलब रिएक्टिव, जो अधिक रिएक्टिविटी शो करेगा मेटल, ठीक है, वह कमज़ोर वाले को अपने स्थान से, मतलब उसके स्थान से, इस यौगिक के स्थान से इस हाइड्रोजन को गायब कर देगा। ठीक है, और उसके साथ ये जुड़ जाएगा तो वो कंपाउंड का निर्माण हो जाएगा। बस सिंपल में समझिए। ठीक है, तो यहाँ जो देख रहे हैं जिंक जो है वह मोर रिएक्टिव होता है, मतलब अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है और हाइड्रोजन इसके अपेक्षा क्या होता है, कमज़ोर होता है। इसलिए क्या होता है, ये जिंक इसके साथ जुड़ जाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें वही जिंक के टुकड़े ले लिए और नाइट्रिक एसिड है ना, HNO3 के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा, जिंक नाइट्रेट का निर्माण करेगा। तो जिंक NO3 और होल ट्वाइस और H2 का निर्माण करेगा। अब इसको यहाँ 2 से गुना कर देते हैं तो बन जाएगा।
ठीक है। तो ये जिंक नाइट्राइड का निर्माण हो गया। तो इस चीज़ में हमने देखा कि जब हम धातु को अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो लवण का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है, मतलब हाइड्रोजन गैस का मुक्त होता है, ठीक है। एक बात आप याद रखिएगा। सेकेंड बात आपका ये है कि किसी भी पदार्थ को, मतलब किसी भी खट्टे पदार्थों को अगर धातु में हम रखते हैं, मतलब धातु के बने हुए बर्तन में रखते हैं, तो वह क्या होगा, वहाँ रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, वह खाद्य पदार्थ जो होगा विषैला हो जाएगा, ठीक है, जिसको खाने से क्या होगा, इंसान को गंभीर बीमारी हो सकता है। अगर हम बात करें दही का या किसी खट्टे पदार्थ का, दही हुआ या कोई खट्टा पदार्थ हुआ, ये सब क्या है, इसमें अम्ल पाया जाता है। अगर इसी को अगर हम किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं ना, मेटल की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई भी धातु का बर्तन हुआ, उस धातु के बर्तन के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे, जैसे मान लीजिए तांबा हुआ या पीतल हुआ, ठीक है, तो पीतल और तांबा जो होते हैं बहुत ही मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो जब इसको हम क्या करेंगे, पीतल और तांबा के बर्तन में हम जब ये दही या खट्टे पदार्थ को रखेंगे तो एक विषैले पदार्थ का निर्माण करेगा। क्या करेगा, एक विषैला पदार्थ का निर्माण करता है, और ये जो होता है बड़ा ही खतरनाक होता है, ठीक है। इसको खाने लायक ये नहीं होता है, ठीक है, और इसको ना खाए तो वही अच्छा होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं जब बेस को, मतलब जब मेटल को हम बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, इसको तो मिटा देते हैं, ठीक। अब हम पढ़ेंगे क्षारकों का धातुओं के साथ अभिक्रिया, मतलब रिएक्शन ऑफ बेसेस विथ मेटल्स, धातुओं के साथ क्षारक की अभिक्रिया। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ जो छूट गया है। क्या सभी धातुएं किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। वही अभिक्रिया करेगा और वही धातु अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा जो पावरफुल होगा, मतलब जो अधिक अभिक्रियाशील होगा हाइड्रोजन की अपेक्षा, ठीक है ना। जैसे एसिड की बात करें तो एसिड में क्या देख रहे हैं, H हाइड्रोजन देख रहे हैं, H2SO4 में हाइड्रोजन है, नाइट्रिक अम्ल में भी हाइड्रोजन है। तो इसमें वही धातु अभिक्रिया में भाग लेगा, मतलब जो अधिक अभिक्रियाशील होगा, और वही अधिक अभिक्रियाशील जो धातु होगा, और जब इसको हम अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वह साल्ट का निर्माण करेगा और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। लेकिन जो लेस रिएक्टिव होगा, जो कम अभिक्रियाशील होगा, ठीक है, अगर उसको हम अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं करेगा। जैसे हम बात करें कॉपर का, कॉपर हो गया, Hg हो गया, पारा हो गया, प्लेटिनम हो गया। प्लेटिनम जो है सबसे लेस रिएक्टिव होता है, इस बात को याद रखिएगा। सिल्वर हो गया, चांदी जिसको बोलते हैं, औरस हो गया, मतलब सोना हो गया। तो ये सभी जो है लेस रिएक्टिव मेटल होता है, मतलब कम अभिक्रियाशील धातु होता है। तो यह कभी भी अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, मान लीजिए, तो यह हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। सभी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। अब आइए इसी को हम समझते हैं, जब क्षारकों के साथ धातुओं को अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। देखिए, जब किसी मेटल को क्षारक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट का निर्माण तो करेगा ही, प्लस क्या देगा, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। ये हाइड्रोजन इतिक निशान जो देते हैं ऊपर, मतलब क्या, ये दर्शाया जाता है कि यह हाइड्रोजन गैस ऊपर की ओर निकल रहा है, मतलब क्या, हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन जो गैस है वह मुक्त हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करें, जैसे जिंक की बात करें, जिंक ना मोर रिएक्टिव है। तो जब जिंक को हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। ध्यान दीजिए, जब ये हम जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वह सोडियम जिंकेट का निर्माण करता है, Na2Zn, Na2ZnO2, और हाइड्रोजन गैस यह यहाँ से निकल जाता है। अब इसको संतुलित कर दीजिए, 2 से यहाँ गुना कर दीजिए, ठीक है, पूरा हो जाएगा ना। तो ये है, ये क्या है आपका बेस है, ये क्या है, एक मेटल है, साल्ट का निर्माण कर गया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया,
ठीक है। तो इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा कर रखिएगा कि जब धातु को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, मतलब बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो साल्ट का निर्माण करेगा और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा जो मुक्त हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन सभी मेटल के लिए यह अवेलेबल नहीं है, मतलब क्या, सभी मेटल क्षार के साथ अभिक्रिया करके वह हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं कर सकता है। इसमें भी वही कंडीशन होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि जब हम एल्युमिनियम को या टीन को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय घोल में रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। टीन ले लेते हैं, ठीक है। SN को हम क्या बोलते हैं, टीन बोलते हैं। जब हम टीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय घोल में रखेंगे, मतलब उसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो क्या बनेगा, सोडियम एस्टेनेट का निर्माण करेगा। क्या बनेगा, सोडियम एस्टेनेट का निर्माण करेगा। इसका फॉर्मूला होता है Na2SnO3 और H2 गैस क्या होगा, मुक्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको संतुलित कर लीजिए ना। अगर यहाँ हम 2 देते हैं तो सोडियम भी 2 हो जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 3 है। तो 2 और 1 3 पूरा हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें कि एल्युमिनियम धातु ले लें, एल्युमिनियम को अगर हम एल्युमिनियम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय घोल के साथ रिएक्शन कराते हैं, मतलब क्षारीय मीडियम में इसको हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, इसमें भी हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण करेगा, NaAlO2। सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, NaAlO2, और यहाँ क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। अब देखिए इसको यहाँ संतुलित कर दीजिए। संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अगर यहाँ 2 से गुना करते हैं तो सोडियम भी 2 हो गया ना, तो यहाँ भी हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो एल्युमिनियम भी 2 हो गया, यहाँ 2 एल्युमिनियम हो गया, 2 सोडियम भी हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 1 3, सॉरी 2 2 1 3, 2 दूना 4 हो जाता है ना। और हाइड्रोजन भी कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो यहाँ संतुलित नहीं हो पा रहा है मेरे ख्याल से। तो अगर हम इसको क्या करें, 2 से और गुना कर दें यहाँ H2 को, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। तो 2 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 ये हो गया, 2 2 4 पुर गया, ठीक है। अब ये संतुलित अभिक्रिया हो गया। लेकिन हाइड्रोजन तो मेरे ख्याल से 2 2 4 4 2 छोर हो रहा है ना, तो यहाँ हमें 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 3H2 हो, अब जाके ये संतुलित हो गया, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं, एल्युमिनियम भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, ठीक है। अब अभिकारक की तरफ भी और उत्पाद की तरफ भी दोनों तरफ के तत्वों की परमाणु संख्या समान हो चुका है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को देख लिया। अब हम पढ़ेंगे एसिड और बेस के साथ अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे एसिड का बेस के साथ अभिक्रिया, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, जब अम्ल को बेस के साथ, मतलब अम्ल को क्षारक के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं तो लवण का निर्माण करता है और उसके साथ साथ जल का भी निर्माण करता है, ठीक है। और इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब अम्ल, मतलब अम्ल, एसिड लिख देते हैं यहाँ इधर, जब बेस को एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट का निर्माण होगा और वाटर देगा। इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। मतलब जब हम क्षारक को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनता है और जल का निर्माण होता है। और इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो बोलेंगे वैसा अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार के मिलने से लवण और जल का निर्माण होता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल की हम बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षारक है, बेस है। और हम ले लेते हैं HCl की बात करें ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम यहाँ बात इस दोनों के लिए हैं, रिएक्शन कराते हैं तो क्या देखेंगे, साल्ट बनेगा जो NaCl का निर्माण होता है, मतलब नमक। कैसे बनता है, देखिए यहाँ सोडियम पर प्लस चार्ज, जब इसको तोड़ेंगे और इसको
पर इस पर OH पर क्या माइनस चार्ज हो जाएगा। जब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा H+ और ये Cl माइनस, ये Na+ जो है वो Cl माइनस से जुड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ेगा। तो जब ये इससे आगे जुड़ेगा और ये वाला इससे आगे जुड़ेगा तो कंपाउंड निर्माण करेगा। तो क्या होगा Na+ और Cl माइनस, और ये HOH बन के मिलकर H2 का निर्माण करता है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो क्या देखे हैं, साल्ट का निर्माण हुआ और वाटर बन गया। उसी तरह अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसका क्या नाम है, साधारण नमक, साधारण नमक बोलते हैं। ठीक है, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट का निर्माण करेगा। क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट। तो फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4 और वाटर का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब इसको संतुलित कर दीजिए, तो 2 से यहाँ गुना कर देंगे तो सोडियम भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, सल्फेट भी इतना पुर गया और हाइड्रोजन भी बाहर निकल जाएगा, H2 बाहर निकल गया और ये ऑक्सीजन यहाँ 2 है, वहाँ 1 है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको संतुलित करना पड़ेगा। अगर 2 से यहाँ गुना करते हैं तो हाइड्रोजन 4 हो जाता है ना, तो हाइड्रोजन 4 हो गया। तो क्या देख रहे हैं कि हाँ यहाँ भी देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 4 नहीं हो गया, अब जाकर ये संतुलित हो गया। ठीक है, इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फेट। क्या नाम है, सोडियम सल्फेट। ये सोडियम सल्फेट का निर्माण कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ अभिक्रिया करा के। ठीक है, तो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, जब धातु कार्बोनेट को मतलब मेटल कार्बोनेट को अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या क्या देगा, ध्यान बैठा लीजिए, एक साल्ट देगा, वाटर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। बस इस चीज़ को याद रखिएगा, आपका सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जब धातु कार्बोनेट को या धातु बाइकार्बोनेट को मतलब मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वह साल्ट का निर्माण करता है और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और वाटर का निर्माण करता है। ठीक है, इस चीज़ को आप पूरा दिमाग में बैठा कर रखिएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद, ठीक है, एसिड, या हम इसी को यहाँ भी लिख देते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हिंदी में लिख लीजिएगा आप, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट। ठीक है, जब इसको हम रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ तो क्या देता है, साल्ट का निर्माण करता है, मतलब लवण देगा, जल देगा और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा जो बाहर ऊपर की ओर मुक्त हो जाता है, मतलब निकल जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखने की कोशिश को हम करते हैं। ठीक है, हिंदी में आप लिख लीजिएगा, हिंदी विद्यार्थी वाले। ठीक है, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो लवण का निर्माण करता है और जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल की हम बात करें। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्या, सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट को हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, एसिड के साथ, HCl के साथ, तो क्या क्या देगा, HCl है ना, तो सोडियम क्लोराइड देगा, वाटर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक है, अब इसको संतुलित कर लीजिए आसानी से। ठीक है, अब देखिए यहाँ सोडियम कितना, 1 है, यहाँ सोडियम 2 है, 2 से यहाँ गुना कर दीजिए, 2 सोडियम भी हो गया, 2 से यहाँ गुना कर दीजिएगा तो 2 क्लोरीन भी हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन भी हो जाएगा और ऑक्सीजन कितना है, 1 और 2 3 पूरा हो गया। चलिए, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट है ना। उसी तरह अगर हम बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 को अगर हम रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ना, ये एक सॉलिड अवस्था में होता है, ये एक एक्वस जलीय घोल की अवस्था में होता है। ठीक है, जलीय घोल में होता है। जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या देगा, ई भी निर्माण करेगा, सोडियम क्लोराइड का निर्माण करेगा, NaCl जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। ठीक है, जो बाहर मुक्त हो जाएगा, संतुलित अपने आप में है। ठीक है, इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या देखिए, जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट को हम एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, मतलब अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यह लवण का निर्माण करता है और जल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड का गैस जो बनता है वह बाहर मुक्त हो जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए,
उसी तरह हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, जैसे अगर मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना पत्थर को, ठीक है, अगर हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या देता है, कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण करता है, मतलब साल्ट का निर्माण करता है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। और क्या देगा, जल देगा, और क्या देगा, CO2 देगा। हर कंडीशन में, हर हाल में जल और कार्बन डाइऑक्साइड देगा ही देगा, ठीक है। और ये साल्ट तो बनाएगा, ठीक है। अब इसको संतुलित कर लीजिए, कैल्शियम एक देखिए, अब H कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 से गुना कर दीजिए तो 2 हाइड्रोजन भी हो गया और 2 क्लोरीन भी पूरा हो गया ना। रिएक्टेंट की तरफ भी और अभिकारक, मतलब अभिकारक और उत्पाद के दोनों तरफ के तत्वों के परमाणु संख्या क्या है, समान हो गया, ठीक है। 2 हाइड्रोजन यहाँ भी, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी, 2 क्लोरीन यहाँ भी, 2 क्लोरीन यहाँ भी, और जैसे जैसा सब है ऑक्सीजन 1 2 3 पूरा गया, ठीक है। अगर हम बात करें, अब हम सल्फ्यूरिक एसिड को हम लेकर उदाहरण दे के कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए जिंक कार्बोनेट को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक कार्बोनेट को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो वह कंपाउंड का निर्माण करेगा। कौन सा, क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। वो साल्ट कौन सा होगा, जिंक सल्फेट होगा। क्या होगा, जिंक सल्फेट होगा। देखिए ये एक पार्ट इतना पॉजिटिव है, इतना पार्ट नेगेटिव है, इतना पार्ट पॉजिटिव, इतना पार्ट नेगेटिव। मतलब क्या है, ये जिंक जो होगा ये सल्फेट के साथ से इसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये साथ जुड़ जाए, और ये साथ इसके साथ अभिक्रिया करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो जिंक सल्फेट निर्माण कर गया और क्या बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करेगा, ठीक है। तो क्या देखा आपने, जब जिंक कार्बोनेट को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो जिंक सल्फेट का निर्माण हुआ और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिया, ठीक है। इस चैप्टर में हमने इस चीज़ को अभी तक पढ़ा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगला। अब हम पढ़ेंगे जब मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो क्या होता है। तो याद रखिएगा, जब मेटेलिक ऑक्साइड को हम एसिड मतलब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वह साल्ट का निर्माण करेगा और साथ साथ वाटर देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब मेटेलिक ऑक्साइड, हिंदी में लिख लीजिएगा, मेटेलिक ऑक्साइड को हम एसिड के साथ मतलब अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या देगा, वो देगा आपको साल्ट देगा और वाटर देगा, मतलब जल का निर्माण करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड। तो जब कॉपर ऑक्साइड को हम रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, कॉपर ऑक्साइड को हम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाएगा, कॉपर क्लोराइड बनाएगा और जल देगा, CuCl2 और H2O देगा। संतुलित कर लीजिए, क्लोरीन 2 है, यहाँ 1 है, 2 से गुना कर दीजिए तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, पूरा गया, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें कॉपर ऑक्साइड को अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दें, CuOH2SO4 के साथ अगर हम यहाँ रिएक्शन कराते हैं तो क्या निर्माण करेगा, साल्ट क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट का निर्माण करेगा। तो CuSO4 बनेगा और H2O का निर्माण होगा, ठीक है। तो संतुलित, हाँ पूरा संतुलित है, ठीक है। मतलब कॉपर सल्फेट के साथ जुड़ गया और ये H2 जो है ये ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, जुड़ जाता है। उसी तरह यहाँ देखिए कॉपर जो है ये यहाँ Cl के साथ जुड़ेगा, ठीक है, और ये H2 जो है ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़कर बाहर निकल जाएगा। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस, ठीक है। मतलब क्षारकों की, क्षारक हम लिख दिया है, क्षारक के साथ अधात्मक ऑक्साइड की अभिक्रिया। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम कुछ उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को अगर हम बेस के साथ मतलब बेसिस क्षारक मतलब भस्म के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या देगा, ये भी क्या देगा आपको, साल्ट ही देगा, और क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, मतलब जल का निर्माण करेगा, ठीक है, ठीक है। इसे याद रखिएगा, जब अधात्विक ऑक्साइड को हम क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण करता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड सब क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को, ये गैस है ना जो वायुमंडल में पाया जाता है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। ये क्या है, एक बेस है, क्षारक है। जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा और क्या देगा, वाटर देगा। आप देखते होइएगा कि जब दीवारों पे पुताई होता है, चुना ना पुताई होता है, तो यही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना, जो क्या होता है, बुझा हुआ चुना होता है, मरा हुआ चुना होता है, ठीक है। जब इसको हम क्या करते हैं, दीवारों पे पुताई करते हैं, तो वो जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है, ये इससे अभिक्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, मतलब क्या, चुना पत्थर का निर्माण करता है, ठीक है, और वह जलवाष्प बाहर निकल जाती है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, एसिडिक होती है। क्या होती है, एसिडिक होती है। इस बात को आप याद रखिएगा। हम लिख देते हैं यहाँ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की जो नेचर जो है, प्रकृति जो है, मतलब इसकी हिंदी होता है प्रकृति, क्या होता है, एसिडिक होता है, मतलब ये अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। और जब अम्लीय प्रकृति होगा तो वह क्षार के साथ रिएक्शन करेगा, तो वो जानते हैं क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और जल का निर्माण करेगा ही, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया कौन कौन सा, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है, अम्लीय प्रकृति का होता है ना। वर्षा के मौसम में ना आप पढ़े होंगे अम्लीय वर्षा, वही अम्लीय वर्षा में ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, वाटर के साथ मिश्रित हो जाते हैं, जो पृथ्वी पर आकर गिरता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने देखा। क्या सभी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होगा वह ये क्या कहते हैं, एसिडिक प्रकृति होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं, ठीक है ना। जैसे H2O की बात करें, याद रखिएगा, H2O जल हो गया,